बाबूजी, इस महीने के पेंशन के पैसे अभी तक आपने नहीं निकाले क्या? आज 20 तारीख आ गई है, जबकि पेंशन के पैसे तो लगभग 7 या 8 तारीख तक ही आ जाते हैं। तो इस बार आप पैसे निकालकर हमें देना नहीं चाहते या निकालकर अपने पास रख लिए हैं? गुस्से में तमतमाई अशोक जी की बहू नैना बोली। तभी अपने ऑफिस जाने के लिए चाय नाश्ता करके तैयार होकर अशोक जी का बेटा पंकज बाहर निकलते हुए बोला, पापा, मुझे कार को सर्विसिंग करवाने देना था और मेरा पेमेंट अभी तक आया नहीं है। क्या आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल लिए या निकालने वाले हैं? अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तो थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस की तरफ से सभी लोग फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग भी चलेंगे। अशोक बाबू को लगा पंकज उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएगा, तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने पेंशन के पैसे नहीं निकाले। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम मुझे बैंक लेकर चलो और पैसे निकालकर तुम्हें दे दूंगा। तुम गाड़ी सर्विसिंग में दे देना और मैं ऑटो से घर आ जाऊंगा। तभी नैना अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे नहीं बाबूजी, आप ऑटो से क्यों आएंगे? मैं स्कूटी लेकर चलती हूँ ना, मैं आपको स्कूटी पर बैठाकर घर वापस ले आऊंगी। सभी को नैना के विचार अच्छे लगे, तो अशोक जी ने भी हाँ कह दिया और वे तीनों चले गए बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। अशोक बाबू ने जैसे ही पैसे निकाले, पंकज ने उन रुपयों को अपने बैग में रखा और निकल गया अपने ऑफिस जाने के लिए। नैना ने अशोक जी से कहा, बाबूजी, मेरी एक सहेली का फ़ोन आया था। उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे अभी की अभी वहाँ जाने के लिए निकलना होगा। अशोक बाबू हाँ कहेंगे या ना, उनका जवाब सुने बिना ही बहू नैना ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने ससुर के सामने से फुर से निकल गई। अशोक बाबू बहू को जाते हुए ठगे से देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों के इस प्रकार के करतूत के लिए हंसे, अफसोस जताए या रोए। जब उन दोनों को अपने पिता से पैसे चाहिए थे तो बेटे ने सम्मान के साथ अपनी कार में बैठा कर लाया था, लेकिन पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही उनके तेवर ही बदल गए। पैसे उनके हाथ लगते ही उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन दोनों ने ये भी नहीं पूछा कि उनके पास घर जाने के लिए ऑटो भाड़ा है भी या नहीं। जब उनकी पत्नी सावित्री जी जिंदा थी तब मजाल था कि दोनों बेटे बहू ऊंची आवाज में बात भी कर लेते। अपने मन की तो करना बहुत दूर की बात थी, क्योंकि बाहर के सारे काम अशोक जी संभाल लिया करते थे और घर के सारे काम सावित्री जी कर लिया करती थी। इसलिए बहू सावित्री जी को कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि नैना बहू को मालूम था अगर सावित्री जी से पंगा लिया तो घर के सारे काम या तो उसे करने पड़ेंगे या उसी काम को करने के लिए नौकरानी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। इसलिए वो सावित्री जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सावित्री जी की तबीयत खराब होने लगी, बहू तो बहू, बेटा भी सावित्री जी के साथ सीधा मुंह से बात नहीं करता था। वो तो अशोक जी के पेंशन के पैसे आते रहते थे, इसलिए उन्होंने सावित्री जी का इलाज भी करवाया। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 साल तक इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और वे एक दिन काल के गाल में समा गई। अब सावित्री जी के बिना अशोक जी तो अकेले हो गए थे। औरतें तो रोकर अपना मन हल्का कर लेती है, लेकिन विडंबना यही थी कि अशोक जी मर्द होने के नाते रो भी नहीं सकते थे, इसलिए उनके मन में जो भी तकलीफ होती वे घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था। अशोक जी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और पहले उनके दादा और पिताजी कथा पुराण किया करते थे। अशोक जी को सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण उनकी दिशा अलग हो गई थी, लेकिन अब बुढ़ापे में अपने अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र सहारा धार्मिक किताबें पढ़ना ही था। उनके दादा और पिताजी की उनके जमाने में बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन अशोक जी ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए
गांव को छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। जब तक सावित्री जी थी तब तक उनके घर में सारे रीति रिवाजों का पालन किया गया, लेकिन सावित्री जी की मृत्यु के बाद तो बहू जैसे आज़ादी ही हो गई थी। बेटा भी अब अपनी मनमानी करने लगा था। अब कभी कभी स्पेशल ओकेजन में बेटा बहू घर पर तो नॉनवेज नहीं बनाते थे, लेकिन बाहर से मंगवाकर घर में खाया करते थे। घर में ही पार्टी करते, जो अशोक जी बाबू के बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कभी कभी एतराज़ जताया, लेकिन दोनों बेटे बहू उन्हें पुराने ख्यालात के बूढ़े कहकर डांट फटकार कर चुप करा देते। जिस दिन बेटे बहू नॉनवेज खाते उस दिन अशोक जी घर में पानी तक नहीं पीते थे। अब उनका मन घर गृहस्थी और बेटे बहू सभी से उब चुका था, इसलिए उन्होंने धार्मिक किताबों को ही अपने जीवन जीने का एकमात्र सहारा मानकर उन्हीं में खोए रहते। बेटे बहू ने भी उन्हें कबाड़ की वस्तु की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने पिता की याद तब आती जब उनके पेंशन के पैसे निकलवाने होते। पहले तो वे दोनों उन्हें बड़े मान मनोहार के साथ बैंक लेकर जाते और घर वापस लाते, लेकिन अब वे उन्हें ऑर्डर देते कि पापा आज पेंशन के पैसे निकलवाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइएगा। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस बूढ़े के पास बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उनका अकाउंट अपने अकाउंट से जुड़वा लिया जाए। पंकज ने अशोक जी से कहा, पापा अब आप बूढ़े हो चले हैं, आप बैंक जाकर कहाँ धक्का मुक्की खाते रहेंगे, इसलिए ऐसा कीजिए, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही आपके पैसे निकाल कर ले लिया करूँगा। अशोक जी अपने बेटे बहू की चालाकी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब सांसारिक मोहमाया से विरक्ति सी हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पेपर पर साइन कर दिए। अब तो पंकज के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे अब अपने पिता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। अब अशोक जी का पूरा पेंशन पंकज के हाथों में आने लगा, तो नैना ने पंकज के कान भरने शुरू कर दिए। उसने उससे कहा, आप बाबूजी को बहला फुसलाकर गांव की जमीन और घर को भी बेचकर सारे रुपये अपने कब्जे में ले लो, ताकि हमें बाद में बाबूजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वे हमारे पास रहे या फिर जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। पंकज को भी नैना की बातें सही लगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अशोक जी बोले, हाँ बेटा कहो ना, क्या कहना चाहते हो। पापा वो मैं कह रहा था, हम सब तो अब शहर में रहते हैं और गांव में अब कोई नहीं रहता, इसलिए ना ही घर की देखभाल हो पाती है और ना ही खेत की। अगर हम कई कई दिनों तक गांव नहीं गए तो कहीं गांव के लोग जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं वे लोग कब्जा ना कर ले, और जो लोग हमारे घर की देखभाल के लिए हमारे घर में रह रहे हैं, वे लोग भी हमारे घर पर कब्जा ना कर ले। देखिए बाबूजी, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। आपकी तबीयत भी कभी नरम तो कभी गर्म चलती रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ का सारा ज़मीन जायदाद और घर को बेचकर क्यों ना यहीं शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसे किराए पर दे देंगे, ताकि हर महीने हमें किराए के पैसे पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे, जिन पैसों से आप अपने लिए दवाई गोली और इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पेंशन के पैसे तो घर खर्च में ही चले जाते हैं। अशोक जी बोले, बेटा मेरे जीते जी मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा। मेरे बाद भले ही तुम बेचो या तुम्हें जैसा लगता है वैसा करना, लेकिन मैं अभी नहीं बेचूंगा। अपने पिता की बातें सुनकर पंकज तो वहाँ से चला गया, लेकिन नैना के खुरापाती दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि बाबूजी से वो ज़मीन जायदाद कैसे हड़पी जाए। उसने तिगड़म लगाया वो रोज रोज अशोक जी के लिए समय पर चाय नाश्ता खाना और दवाई सभी चीज़ों की सारी व्यवस्था करने लगी। लेकिन जब जब वो उन्हें खिलाती पिलाती बस उनके पास अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती, कहती कि देखें ना बाबूजी, आजकल शहर में रहना खाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी को भी खरीद कर पीना पड़ता है, और वहाँ गांव में हमारा कितना ज़मीन है, कितना बड़ा घर है, लेकिन बेकार ही दूसरे लोग
उसका उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाद हमें वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं, फिर हमें तो वहाँ का कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वे लोग तो उसमें अपना कब्जा जमा कर ही बैठ जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना बाबूजी, आपके पास इतना कुछ रहने के बाद भी आपका बेटा कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। अशोक जी रोज रोज बहू की इमोशनल बातें सुनकर परेशान हो गए थे। अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में उनकी कितनी जिंदगी बची है पता नहीं। समय रहते गांव की सारी संपत्ति बेटे के नाम कर देता हूँ, आज नहीं तो कल उसी की तो होने वाली है। अशोक जी ने आखिरकार एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर ही दी। अब नैना और पंकज बहुत खुश थे। नैना ने 2-4 दिनों तक तो अशोक जी को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। अब वो अशोक जी को बात बात पर टोक देती। अशोक जी ने एक दिन पानी मांगा तो उसने कह दिया, बाबूजी घर में मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, आप खुद जाकर पानी पी लीजिए। अब अशोक जी ने पानी लेकर पी लिया तो कहने लगी, बाबूजी अब वो गिलास साफ करके कौन रखेगा? मैं आप लोगों की नौकरानी हूँ क्या जो दिन रात काम करती रहूँ? जैसे ही एक दिन अशोक जी बाथरूम से नहाकर आए तो डोरमेट पे उन्होंने अपने पैर पोंछे थे और काम वाली चंपा को पोछा लगाए करीब 1 घंटा हो चुका था। फिर भी नैना बोली, बाबूजी चंपा ने अभी अभी पोछा लगाया है और आपने सारा पर्स गंदा कर दिया। नौकरी तो सरकारी करते थे लेकिन दिमाग गांव वाला ही रह गया। हाँ रहेगा भी क्यों ना, गांव में गोबर मिट्टी के अलावा आप लोग और जानते भी क्या थे जो इतने साफ सुथरे पर्स को साफ रखेंगे। अशोक जी ने मन में सोचा, चंपा को पोछा लगाए 1 घंटा हो गया है, मेरे पैर भी गीले नहीं हैं जो निशान छोड़ते, फिर ये फर्श कैसे गंदा हो गया। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब बारी आई खाना खाने की तो नैना बोली, बाबूजी क्या आपके गांव वाले घर में डाइनिंग टेबल था जो रोज रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो? गांव में तो शायद ढंग की चटाई भी नसीब नहीं हुई होगी और शौक तो ऐसे पाल रखे हैं इतनी महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की। नैना अब अशोक जी के हर एक काम के लिए टोक देती। अशोक जी समझ रहे थे कि अब उनके हाथ से सारा धन दौलत बेटे के नाम पर हो गया है, इसलिए बेटे बहू के तेवर बदल गए हैं। सावित्री जी के चले जाने से वे तो पहले ही टूट चुके थे। अब बेटे बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण वे बीमार रहने लगे थे। नैना ने देखा अब ये बूढ़ा किसी काम का नहीं रह गया है तो उसने उन्हें अपने बगीचे में बागवानी का काम करने में लगा दिया। बगीचे में काम करके बाहर की हवा पाकर अशोक जी का मन थोड़ा खुश रहने लगा और देखते ही देखते उनके बगीचे में एक से बढ़कर एक फूल खिलने लगे। नैना के आस पड़ोस के लोग बगीचे की खूब तारीफ करते और नैना से पूछते कि उसने बागवानी का काम किससे करवाया है, तो वो कहती उसके ससुर जी खाली पड़े रहते हैं तो वही कर देते हैं। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, नैना मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, कल से ही तुम अपने ससुर को मेरे बगीचे में काम करने भेज देना। नैना बोली, बस 10,000? ना बाबा ना, बगीचे में कितना काम करना पड़ता है वो तो करने वाला ही जानता है, अगर 15,000 दोगी तो ही भेजूंगी। पड़ोसन बोली, अच्छा ठीक है भेज देना। नैना ने उससे 15,000 ले लिए और अपने ससुर को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेज दिया। अशोक जी ने सोचा, जैसे अपने घर में काम कर रहा हूँ वैसे ही पड़ोस में करने में क्या फ़र्क पड़ता है। वे पूरे 11 दिनों तक उसके बगीचे में काम करते रहे, तब उनका बगीचा हरा भरा हो पाया। अब तो अशोक जी के बागवानी के चर्चा आसपास के सभी लोगों के घरों में होने लगी और नैना सबके घरों से पैसे बढ़ा बढ़ाकर कहीं से 20,000 तो कहीं से 10,000 ले लिए। अशोक जी को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेजती रहती, लेकिन वो पैसे लेने वाली बात अशोक जी को नहीं बताती थी। नैना ने एडवांस में 4 घरों से पैसे ले लिए थे और अशोक जी को उनके घर काम करने जाने के लिए कह दिया, लेकिन अब अशोक जी ने साफ मना कर दिया कि बहू मैं किसी के घर काम करने नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे रोज ही बुखार रहता है। मैं रोज दवाइयाँ खाकर काम पर चला जाता था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है।
नैना अपने ससुर की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। उसने चिमटा गर्म किया और बोली, बूढ़े काम पर जाएगा या नहीं बोल, वरना इस गर्म चिमटे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लेकिन अशोक जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं कह दिया। फिर क्या था, नैना ने गुस्से में अशोक जी को गर्म चिमटे से चटाचट मार दिया। अशोक जी कहराते रह गए और नैना गुस्से में बड़बड़ाती हुई बोली, बूढ़े मैंने 4 घरों से एडवांस में पैसे ले लिए हैं और अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बहू की बातें सुनकर अशोक जी दंग रह गए। मतलब बहू मुझे पैसों के लिए जबरदस्ती लोगों के घर बगीचे में काम करने भेजती थी और मैं सोचता था कि बहू उनकी मदद कर रही है। अब अशोक जी को अपनी बहू की करतूत पर घिन आने लगी थी। एक तो मार का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने रोते हुए अपने कुछ कपड़े, कुछ जरूरी पेपर एक पोटली में बांधे और बिना किसी को बताए घर से निकल ही रहे थे कि उसी समय उनका बेटा अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था। अपने घर के मेन गेट पर दोनों बाप बेटों की मुलाकात हुई, लेकिन पंकज ने नहीं पूछा कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, और ना ही अशोक जी ने उसे बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उस दिन पंकज की ऑफिस में किसी ने पंकज को रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था और वो वीडियो उसने पंकज को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वो जितना कहेगा उतना पैसा नहीं दिया तो वो उस वीडियो को उसके बॉस को दिखा देगा, जिससे वो नौकरी से हाथ भी धो सकता है। ऐसा कौन कर रहा है पंकज नहीं जानता था, इसलिए वो बहुत परेशान था। वो जैसे ही अपने कमरे में गया धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। उधर नैना मन ही मन खुश हो रही थी कि बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूटा। पंकज ने उस दिन नैना को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस गया तो उसे फिर से वही अनजान नंबर से फोन आया और उसने पंकज से 10,000 मांगे। तो पंकज ने सोचा 10,000 की तो बात है, उसे देकर उसका मुंह बंद कर देता हूँ। उसने दूसरे दिन उसे 10,000 दे दिए। लेकिन अब वो अनजान व्यक्ति हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी 20,000 तो कभी 25,000 की डिमांड करता और पंकज अपने घर से, जो कि नैना लोगों के घर से, बागवानी के पैसे अशोक जी से काम करवा कर लिए थे, सारे पैसे उस अनजान आदमी को दे दिए। धीरे धीरे पंकज और नैना में लड़ाइयाँ होने लगी। वे दोनों एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे और वे कंगाल हो गए। उधर अशोक जी की बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो गए थे। एक मंदिर के दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो गए। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु लोग आते थे, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि वहाँ जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ जाते और जो इच्छा होती उनकी वो इच्छा जरूर पूरी होती थी। अशोक जी को जब किसी ने बेहोशी की हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ हड़कंप मच गया। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक डॉक्टर भी था। उसका नाम अश्विन भार्गव था। उस डॉक्टर ने अशोक जी को देखा तो वो समझ गए कि अशोक जी को बहुत कमजोरी है, इसलिए वे बेहोश हो गए हैं। उन्होंने अपने अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाया और उन्हें उसमें लेकर अपने अस्पताल पहुँचे। वहाँ ले जाकर उन्होंने उनका इलाज किया। 2 दिन के बाद अशोक जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तब वहीं खड़ी एक नर्स ने बताया कि आप एक मंदिर के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर गए थे और हमारे सर डॉक्टर अश्विन भार्गव ने आपको यहाँ लाया है और इलाज किया है। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं अंकल, आपका नाम क्या है? अशोक जी क्या बताते कि वे कहाँ रहते हैं। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस इतना पूछा कि मेरी पोटली कहाँ है। तभी नर्स ने उंगली का इशारा करके बताया कि आपकी पोटली वहाँ सुरक्षित रखी हुई है और सारा सामान भी सुरक्षित है। अशोक जी ने नर्स से डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई तो नर्स ने डॉक्टर के कैबिन तक उन्हें पहुंचा दिया। अशोक जी डॉक्टर के पैरों में जाकर गिर गए। तभी डॉक्टर अश्विन उन्हें उठाते हुए बोले, अरे अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। अशोक जी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा जो मुझ बूढ़े की जान बचाई।
बेटा मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए 10 रुपए भी नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कहीं मजदूरी करके पैसे जमा करके आपकी फीस और दवाइयों के पैसे जरूर दूंगा। तभी अश्विन उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर आराम से बैठाते हुए बोले, अंकल मेरी बात तो सुनिए, आपसे पैसे की बात किसने की? उसने तुरंत बेल बजा दिया। नर्स दौड़कर अंदर आई। डॉक्टर अश्विन ने नर्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे की बात करने की? किसने कहा था इनसे पैसे लेने के लिए? नर्स वहीं खड़ी नजरें झुकाए थर थर कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। तभी अशोक जी अपनी जगह से उठे और डॉक्टर के पास जाकर उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा इन्होंने मुझसे पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा, वो तो मैं ही आपसे कह रहा था। इतना तो मुझे भी पता है ना कि अस्पताल का बिल कितना होता है। अशोक जी की बातें सुनकर अश्विन थोड़ा शांत हुआ और नर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया और अशोक जी से माफ़ी मांगने लगा और बोला, अशोक अंकल आप मेरे पिता समान है और जैसे ही आपने पैसे की बात की ना तो मुझे लगा उस नर्स ने आपसे पैसे के लिए कुछ कहा होगा। अशोक जी ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखने लगे और बोले, बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया, फिर तुमने कैसे जाना कि मेरा नाम अशोक है? तभी अश्विन मुस्कुराकर बोले, अंकल आप ही वही मसीहा हो जिनकी वजह से आज मैं यहाँ कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ। अशोक जी बोले, मैं समझा नहीं बेटा, तुम कौन हो? माफ़ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी डॉक्टर अश्विन ने उन्हें याद दिलाया, अंकल याद कीजिए, जब 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए जिद करता था तब मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे मुझे पढ़ा लिखा पाते, इसलिए उन्होंने मुझे गंदी नाली में डाल दिया था। मैं वहीं खड़ा खड़ा रो रहा था। मेरे पापा मुझे गालियां दे रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं हैं, तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे? तभी आप अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे और आपने मुझे वहाँ से तुरंत निकाला और 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितने पैसे भी चाहिए आपने मुझे दिए। आपकी ही मेहरबानी की वजह से आज मैं इतने बड़े डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ पाया हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख पाए क्योंकि वे मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन भगवान ने पिता के रूप में आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया है। कहकर वो अपनी कुर्सी से उठा और अशोक जी के पैर छूने लगा। अशोक जी को बहु दवारा चिमटे से मारने वाली बात याद आ गई और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अश्विन ने फिर पूछा, अंकल आजकल आप कहाँ रहते हैं और पंकज क्या करता है? अशोक जी बोले, बेटा ये खुला आसमान ही मेरा घर है और पंकज अब क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। अशोक जी की बातें सुनकर अश्विन दंग रह गया। उसने अशोक जी से पूछा, अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज पूरी बात विस्तार में बताइए ना, क्योंकि मुझे अंदाजा तो लग ही गया है कि आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी तो आज 3 दिन हो गए पंकज ने एक बार भी आपके बारे में नहीं पूछा और ना ही आपसे मिलने आया और मंदिर में भी आप अकेले ही थे। प्लीज अंकल आपके साथ क्या हुआ है बताइए ना। तब अशोक जी ने वो सारी बातें डॉक्टर अश्विन को बता दी जो बेटा बहू उनके साथ किया करते थे। अशोक जी के साथ इतना बुरा बर्ताव सुनकर अश्विन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर जाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जब अपने ही पराये हो गए तो फिर किससे आस की जा सकती है। तब अश्विन उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी आप ऐसा मत कहिए। जिस प्रकार हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बस उसी प्रकार सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अशोक जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, बेटा तुम तो मुझे अपना पिता समझकर खुशी खुशी अपने पास रख लोगे और मेरी सेवा भी कर लोगे, लेकिन क्या बहू इस बात के लिए मानेगी? तब अश्विन बोला, अंकल आपने अपनी बहू को अभी देखा ही कहाँ है, वो तो एक अनाथ लड़की है
वो तो हमेशा यही चाहती थी कि उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलना चाहिए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ है, लेकिन पापा तो मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे और हमारे साथ रहे तो सबसे ज़्यादा जिसको खुशी होगी तो वो होगी आपकी बहू शीतल, क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार क्या होता है ये जानने की बहुत इच्छा है अंकल। लेकिन बेचारी अभी तक उस प्यार से वंचित रही। अगर आप उसे पापा के रूप में मिल जाएंगे तो उससे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। अब अश्विन की बातें सुनकर अशोक जी भी निश्चित हो गए कि उन्हें अश्विन के घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, इसलिए वे उसके साथ उसके घर चले गए। अब अशोक जी के घर पहुंचने से पहले ही अश्विन ने घर पर फोन करके शीतल को सारी बातें समझा दी थी। इधर अशोक जी को एक होटल में ले जाकर मस्त खाना खिलाया, नहलाया धुलाया और नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए दिया। अशोक जी को लग रहा था जैसे उनका बचपन लौट आया हो। वो अश्विन के परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। शाम हुई, अश्विन अशोक जी को अपने घर लेकर गया। अशोक जी ने देखा अश्विन का घर लाइटों से सजा हुआ है, दरवाजे के पास दिए जलाए गए हैं और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। अश्विन की माँ कौशल्या जी पूजा करने बैठी हुई थी। उसी समय अश्विन की कार उनके बरामदे में जाकर रुकी। अश्विन के बच्चे पापा आ गए, दादू आ गए कहते हुए बाहर निकले। दोनों बच्चे एक अपने पापा को तो एक अशोक जी को पकड़ लिया और अंदर लाए। दरवाजे में शीतल आरती की थाली लिए खड़ी थी। उसने अश्विन और अशोक जी की आरती उतारी, उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाया और उनके साथ साथ उनके बच्चे सोनू और मोनू को भी टीका लगाया तो बच्चे भी खुश हो गए। सभी लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया। अशोक जी ने जैसे ही अश्विन के घर के हॉल में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग में आ गए हो। उन्होंने हॉल को ऐसा सजाया था कि उसकी सुंदरता देखने को ही बनती थी। जब थोड़ी देर बाद कौशल्या जी पूजा करके वे सभी को प्रसाद देने आई तो अशोक जी को कई दिनों बाद देखकर तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और सभी लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही वो लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे, अशोक जी को अपनी बहू द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए तो कौशल्या जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ कमी रह गई क्या हमारी खातिरदारी में? अशोक जी बोले, नहीं बहन, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कौशल्या जी बोली, भाई साहब, बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब आप बीती बातों को भूल जाइए और उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। कौशल्या जी के वे शब्द अशोक जी के लिए संजीवनी का काम कर गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बहू की उन कड़वी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब तो अशोक जी अश्विन के बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते और बाकी समय धार्मिक किताबें पढ़ते। जाति के पंडित होने के कारण वे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते। अब वे पास के ही गार्डन में सुबह शाम जाने लगे। वहाँ धीरे धीरे उनके ढेर सारे दोस्त उन्हीं की उम्र के मिलने लगे। अशोक जी ने उन्हें अपने दोस्तों को बताया कि उनके दादा और पिताजी लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाने जाया करते थे, लेकिन वे सरकारी नौकरी के कारण ये काम छोड़ दिए थे। तब उनके दोस्तों ने कहा, तो अभी कौन सी देरी हो गई भाई, पहले नहीं तो अब चालू कर दो। फिर एक एक करके उनके दोस्तों के घरों में उन्हें कथा पूजन करने के लिए बुलाने लगे। अब तो अशोक जी भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनके दोस्तों ने उन्हें भगवत कथा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने इससे पहले कभी भगवत कथा नहीं की है, इसलिए हम लोग अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे घर पर ही भगवत कथा सुनने के लिए आना और जहाँ मुझसे गलती होगी आप लोग मुझे बताना ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। अशोक जी के सभी दोस्तों ने उन्हें साहस दिया कि तुम ये काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो अशोक जी को भी हिम्मत आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पहले घर की मुखिया होने के नाते कौशल्या जी से बात की तो वे तुरंत ही तैयार हो गई। अब शीतल से पूछा तो वो भी बहुत खुश हो गई और अश्विन से पूछा गया तो उसने कहा, अंकल आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिएगा,
आप जो कुछ भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे। आपने पहले कभी गलत नहीं किया तो आज भी गलत कर ही नहीं सकते, बल्कि मैं तो आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। जब घर के सभी लोगों ने सहमति दे दी तो अशोक जी में भी दुगना उत्साह बढ़ गया। अब नियत तिथि में अश्विन के घर में ही भगवत कथा प्रारंभ की गई। अश्विन ने 8 दिन की छुट्टी ले ली और अशोक जी के सारे दोस्त अपने परिवार और आस पड़ोस वालों के साथ उनके घर भगवत कथा सुनने आने लगे। अशोक जी जैसे जैसे कथा सुनाते सभी लोग सच्ची श्रद्धा से उनकी कथा सुनते। देखते ही देखते उनकी कथा जितने लोगों ने सुनी सभी की कुछ ना कुछ तरक्की हुई। कई लोगों के बिगड़े हुए काम बने। सभी लोगों का विश्वास अशोक जी के मुख से निकले शब्दों पर बढ़ गया, क्योंकि अशोक जी ने कभी भी चोरी या गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए थे। इसलिए उन्होंने वैसे ही शिक्षा दिए। अपने पास आने वाले लोगों को भी बताया। उनके बताए रास्ते पर चलने से लोगों का चरित्र, व्यवहार और सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुए। इसलिए भगवान ने भी उनके साथ अच्छा ही किया। अब धीरे धीरे अशोक जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनको इतना चढ़ावा मिलता कि वे समेट ही नहीं पाते थे। लेकिन वे उस धन को अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अश्विन से बात करके एक एनजीओ खोल लिया, जहां जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब, दुखी लोगों को आश्रय दिया जाने लगा था। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उनकी मदद की जाती थी। धीरे धीरे साल का आखिरी दिन आ गया। लोगों ने नए साल की पार्टी के लिए कई प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। किसी ने पिज्जा पार्टी, तो किसी ने शराब मुर्गे की पार्टी, तो किसी ने क्लब में पार्टी रखी थी। लेकिन अशोक जी ने अपने एनजीओ के प्रांगण में ही 151 दिए जलाकर चारों तरफ लाइटों की रोशनी से नए साल की तैयारी भगवत कथा का गुणगान करके की थी। अशोक जी के बेटे बहू भी क्लब में पार्टी करने चले गए। वहां पुलिस की रेड पड़ी। वहां गलत धंधे भी किए जा रहे थे, जिसके कारण वहां जितने भी लोग थे कुछ तो जान बचाकर भागे, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए, जिनमें अशोक जी के बेटे बहू भी थे। अब वे दोनों पुलिस की गिरफ्त में छूटने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक ना सुनी और सभी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगे। उसी समय अशोक जी की रैली सड़क के दूसरे किनारे जा रही थी। लोग कथावाचक सुखदेव महाराज अशोक जी की जय जयकारे लगा रहे थे। अशोक जी 4 घोड़ों के रथ में सुसज्जित रथ पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर पीले रंग की चमचमाती चुनरी 4 लोग पकड़े हुए थे। उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। ट्रैफिक जाम के कारण अशोक जी के बेटे बहू उन्हें अच्छी तरह से देख पा रहे थे। अशोक जी अपने रथ पर बैठे हुए सभी को मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो जैसा बोएगा वही काटेगा। सुख और दुख का जोड़ा तो लगा ही रहता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी और दुखी होता है। अशोक जी के ये शब्द पंकज और नैना के कान में गूंज रहे थे। उनका मार्गदर्शन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हीं के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सज्जन पुरुष बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा है। इनका कहा एक एक शब्द सही होता है। उन्होंने लोगों को जैसा जैसा मार्गदर्शन किया है, लोगों को वैसा ही फायदा हुआ है। इनका नाम अशोक शर्मा है। उनके बेटा बहू उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। इनके बेटे जब तक इन्हें खाना नहीं खिला देते तब तक खाना नहीं खाते, और बहू तो इतनी संस्कारी है कि अपने ससुर को पिता से भी बढ़कर प्यार देती है। इनका बहुत ही प्यारा परिवार है। लोगों के मुंह से अशोक जी के बारे में ये सब सुनकर पंकज और नैना की आंखें शर्म से झुक गई। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके सामने 2 ऑप्शन थे। एक ये कि उन्हें अपराध के लिए 20 साल की सजा या दूसरा 20 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर पैसे जमा करके केस को हमेशा के लिए बंद कर दे। पंकज ने सोचा, अगर हम दोनों 20-20 साल तक जेल की सजा काटेंगे तो बदनामी होगी वो अलग, और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इससे अच्छा उन्हें दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने आनन फानन में 60 लाख के अपने घर को 50 लाख में बेच दिया और उस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। पंकज उस केस से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसके बारे में उसकी कंपनी तक बात चली गई। उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया। नैना ने भी इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन उसे भी उस केस के बाद कहीं काम नहीं मिला। अब वे लोग अपने बच्चे का पेट भरे या किराए के कमरे का पैसा दे या अपना पेट भरे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन नैना ने देखा न्यूज़पेपर में उसके ससुर अशोक जी की फोटो छपी हुई है और उन्हें 1500 करोड़ का मालिक बताया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा एनजीओ चला रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके पास जाएंगे तो बाबूजी शायद माफ़ कर देंगे। उसने अपने पति को ये बात बताई तो वे दोनों अपने बच्चे के साथ उसी एनजीओ में पहुंच गए जहां अशोक जी रहते थे। लेकिन अशोक जी किसी काम के सिलसिले से 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वहां एक कर्मचारी अशोक जी को सूचना दी कि कोई ज़रूरतमंद आपसे मिलना चाहता है। तो अशोक जी ने कहा, अरे मुझसे मिलकर क्या करेंगी, वे लोग जो चाहते हैं उन्हें दे दो और रहने की जगह चाहिए तो वहीं कहीं उनके लिए व्यवस्था कर दो। उस कर्मचारी ने वैसा ही किया। अशोक जी 3 दिनों बाद लौटे तो सीधे एनजीओ ना जाते हुए अश्विन के घर गए। अधिक थकान के कारण वे 3-4 दिन तक घर पर ही आराम करते रहे। अश्विन एनजीओ में जाकर रोज की पार्टी लेकर आता और अशोक जी अपने कर्मचारी से फ़ोन पर बातें करके वहाँ का समाचार पूछ लेते। लेकिन पंकज और नैना तो अशोक जी से मिलने की चाहत में वहाँ गए हुए थे ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके। वे दोनों रोज ही उस कर्मचारी से अशोक जी के बारे में पूछते कि वे कब तक आएंगे। कर्मचारी उन्हें यही कहकर शांत कर देते कि आपको किस चीज़ की कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे पूरी करने की। तो वे दोनों चुप हो जाते। जब 8वें दिन अशोक जी एनजीओ में कदम रखे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल फिर से गूंज उठा। अशोक जी ने सभी को शांति से बैठने के लिए कहा। सभी कर्मचारी ने अशोक जी को बताया कि एक दंपति है, वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। अशोक जी ने उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहा। पंकज और नैना शर्म से अपना सिर झुकाए अपने पापा के पास गए। वे रोते हुए उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। अशोक जी बोले, देखिए मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। आप लोगों को मेरे पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जब तक इच्छा है तब तक रहिए, खाइए। रही बात बच्चों की, तो हमने एक विद्यालय भी खोल रखा है। वहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। आप चाहे तो उसमें अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकते हैं, वरना इतनी बड़ी दुनिया है, आप लोग जा सकते हैं। पंकज बोला, पापा आप ये हमारे साथ कैसे अजनबियों की तरह बातें कर रहे हैं? प्लीज़ पापा हमें माफ़ कर दीजिए। अशोक जी बोले, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब पंकज ने अशोक जी को उस रात की वही सारी घटना के बारे में बताया और घर बिकने के बारे में भी बताया। अशोक जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जिसने भी ये वाक्य बनाया है गलत नहीं बनाया है। जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे कर सकते हो? इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने तक की सुविधा दे सकता हूँ और तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिलवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, एक सलाह देना चाहूँगा मुफ्त की, लेना चाहो तो लेना, वरना कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ खाना खाकर बाहर से पैसे कमाकर अपने लिए आशियाना बना सकते हो। हमारे यहाँ तुम्हारे घर की तरह महंगा डाइनिंग टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ जमीन में बैठकर भी हम प्रेम पूर्वक पेट भर खाना खा लेते हैं। मानना है तो मान लेना, आगे आपकी मर्जी। कहकर अशोक जी वहाँ से उठे और रसोई की तरफ बढ़ गए। वहाँ का जायजा लेने कहीं किसी सामान की जरूरत तो नहीं। दोनों बेटे बहू अशोक जी को आत्मविश्वास के साथ घूमते फिरते देख उनका रुतबा देखकर दंग रह गए और पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छाँव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाएं। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ जरूर बुरा होगा। इसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा ही। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।